गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और राम राम। हमारा इतिहास विषय का जो सिलेबस है वो बोर्ड ने अपनी साइट पर डाल दिया है। अपना जो नया सिलेबस है उसमें से एक जो तीसरा अध्याय है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसमें हमने शक, कुषाण और खून जो पढ़ा था वो जो पूरा अध्याय है वो तीसरा अध्याय बोर्ड ने अपने न्यू सिलेबस के अंदर से हटा दिया है। आज हम जो बात करेंगे, अब हम शुरुआत से पहले अध्याय से और इस जो नया ये जो सिलेबस आया है इस नए सिलेबस के अनुसार अब पढ़ेंगे। यानी अब हम अकॉर्डिंग सिलेबस चलने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं। तो हमारा जो पहला अध्याय है इस न्यू सिलेबस के अनुसार, इस 2021 के अनुसार, वो पहला अध्याय, इस अध्याय का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। पहले ये अध्याय जो था वो 1+2+2+4, यानी पहले ये जो अध्याय था वो इस प्रकार से इसका ब्लूप्रिंट था और 1 नंबर मैप का था। यानी 1% 4 नंबर का, 2% 2 अंक की और 1% 1 अंक का थी लघुतरात्मक, और एक नाम यहाँ मैप से आने वाला था। लेकिन अब जो है इसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया गया है। अब ये अध्याय जो पहला अध्याय है वो 15 नंबर का कर दिया गया है। पहले 4, 6, 8, 9 और 1 में 10 नंबर का था, लेकिन अब ये अध्याय जो है वो 15 नंबर का कर दिया गया है। तो अभी तक बोर्ड ने ब्लूप्रिंट तो डाला नहीं है कि किस प्रकार से कितने अंक के कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न होंगे, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस अध्याय से शायद 2 प्रश्न जो है वो लघुतरात्मक आने वाले हैं और 2 प्रश्न ही इस प्रकार से 2-2 नंबर के होंगे, यानी 4, 8, 10, 12, और 2 प्रश्न जो है वो अति लघुतरात्मक 1 अंक वाले, और 1 प्रश्न जो है वो यहां से मैप में देने वाला है। यानी एक अनुमान के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि शायद हमारा जो इस अध्याय का ब्लूप्रिंट रहेगा वो ये रहेगा। 2 प्रश्न अति लघुतरात्मक 1-1 नंबर, 2 प्रश्न 2-2 अंक के, 2 प्रश्न 4-4 अंक के, और 1 प्रश्न है वो मैप में पूछ सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये जो अध्याय है वो 15 नंबर का हो रहा है। पाठ का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें हम प्राचीन भारत की जानकारी पढ़ेंगे। इसमें देखिए 2 टॉपिक है। 2 टॉपिक कौन से हैं? एक तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, प्राचीन जो भारतीय इतिहास है इसकी जानकारी के स्रोत पढ़ने वाले हैं। एक टॉपिक तो ये रहेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। एक ही प्रश्न बनने वाला है इस पर। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, एक ये टॉपिक है। ये वाला जो टॉपिक है वो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल इजी टॉपिक है, पहले पढ़ चुके हैं 11th में। उससे भी कम मैटर दिया हुआ है इस 12th के सिलेबस के अंदर। तो ये तो हमारे लिए बहुत सरल रहने वाला है क्योंकि पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक ये रह गया है भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो ये भी बहुत ही सरल है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अब कि ये जो भारतीय प्रश्न जो बनने वाला है वो है भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो अब हम इन 2 टॉपिक में से पहला जो है जानकारी के स्रोत वो पढ़ने वाले हैं। तो ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार का रह सकता है। बोर्ड का जो है इस नए सिलेबस के अनुसार अंक 15 होंगे और इस प्रकार का ब्लूप्रिंट हो सकता है। आप अपने जो नोटबुक है वो डाल लीजिए, ऊपर अध्याय का नाम लिख लीजिए और इस प्रकार का ब्लूप्रिंट है वो लिख लीजिए। 15 नंबर का पाठ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हमारा जो पहला टॉपिक है, टॉपिक क्या रहेगा, हेडिंग क्या रहेगी, भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत।
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत है, मोटे तौर पर हमारे पास दो स्रोत है। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक और साहित्यिक। तो यहां देखिए, बात करेंगे हम भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत या साधन। उसमें एक तो है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हमारे पास दो साधन है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के। सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक। प्राचीन स्रोत कौन से हैं? देखिए, इसमें तो साहित्य यानी ग्रंथ होंगे, पुस्तकें, किताबें होंगी, जैसे हिंदू धर्म की किताबें, बौद्ध धर्म की किताबें, जैन धर्म की किताबें, राजा महाराजाओं पर लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ कहानियां, कुछ नाटक, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी साहित्य, मैक्सनीज का विवरण जो है, फाहियान का विवरण है, वो विदेशी साहित्य में आएगा। तो ये तो इसमें तो हम ग्रंथ लेने वाले हैं, पुस्तकें लेंगे। ये जो पुरातात्विक स्रोत है, इसमें हम प्राचीन वस्तुएं लेंगे जो खुदाई के दौरान हमें जमीन से मिली है, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिल रही। तो यहां से एक लघुतरात्मक प्रश्न बनता है, 4 अंक का प्रश्न। क्या बनता है कि भारतीय इतिहास के जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। पुरातात्विक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत है, प्राचीन स्रोत है, इसमें हमारे पास पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पुरावस्तु। पुरावस्तु यानी प्राचीन वस्तु, या इसको कह सकते हैं उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। प्रश्न क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, बड़ा प्रश्न तो ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो मोटे तौर पर ये दो स्रोत हो गए। यहां से लघुतरात्मक प्रश्न बनता है 4 अंक का। और प्रश्न क्या बन रहा है? प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। उसमें हम पहला पॉइंट लेने वाले हैं पुरावस्तु या फिर उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अब देखिए, हम इसका वर्णन करने वाले हैं कि क्या है ये पुरावस्तु। पुरावस्तु क्या है? जो प्राचीन वस्तुएं हैं जो जमीन से निकली है, खुदाई की है। जैसे हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उसका तो पूरा इतिहास ही जो खुदाई के दौरान जमीन से जो वस्तुएं निकली है उनको देखकर हमने बनाया है। जैसे हमने पढ़ा था कि वहां नालियां थी, सड़कें थी, भवन थे, औजार थे, तांबे के औजार थे, वहां की मोहरें हैं, तो उससे हमने उनका इतिहास बनाया। जैसे हमने पढ़ा कि घर के बाहर हड्डियां मिली, तो हमने अनुमान लगाया कि शायद ये लोग मांसाहारी थे। उनके जो आभूषण है वो हमने देखे, उनको देखकर हमने अनुमान लगाया कि ये लोग आभूषण प्रेमी थे। कुछ मूर्तियां थी, अधिकांश मूर्तियां महिलाओं की थी, तो उससे हमने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार था, सत्ता माता के हाथ में थी। तो इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का पहला पॉइंट पुरावस्तु या उत्खनन से प्राप्त अवशेष। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जमीन में या उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है, जैसे नाली है, सड़क है, भवन है, औजार है, मोहर है, हड्डियां हैं, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है, आदि के आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। एक लाइन हम लिखने वाले हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का तो पूरा इतिहास ही हमें उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से मिलता है या पुरावस्तुओं से मिलता है। तो इसमें ये हमारा वर्णन हो गया। क्या क्या मिला खुदाई में? हड्डियां मिली, आभूषण मिले हैं, मोहर मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, भवन मिले हैं, सड़कें, नालियां मिली हैं, कृषि के औजार मिले हैं। तो इनके आधार पर हम इतिहास है वो बनाने वाले हैं। अब यहां से 2 नंबर का प्रश्न और बनता है। इस पहले पॉइंट के अंदर हमने बात किया था मिट्टी के बर्तन। आज तो देखिए कई जो है प्रकार के जो धातु आ चुके हैं, उनके बर्तन हैं, सोने के भी हैं, चांदी के भी हैं, लोहे के भी हैं, पित्तल के भी हैं। लेकिन इनके उस समय अधिकांश जो बर्तन थे वो मिट्टी के होते थे। इन मिट्टी के बर्तनों को हम बोलते हैं मृद भांड। भांड यानी बर्तन, मृद यानी मिट्टी के। तो मिट्टी के इन बर्तनों के आधार पर और प्राचीन संस्कृति को 4 भागों में बांटा गया। मिट्टी के बर्तनों के आधार पर प्राचीन भारतीय संस्कृति को 4 भागों में बांटा है। यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि वो 4 भाग कौन से हैं।
वो 4 भाग है वो पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले जो बर्तन थे वो थे गेरुए रंग के। सबसे प्राचीन जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो गेहुआ रंग के मिले। सबसे प्राचीन मिट्टी के बर्तन ये थे, उनका रंग गेहुआ था। तो एक पॉइंट तो इसमें ये हो गया क्या, गेहुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। गेहुए रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। सबसे प्राचीन बर्तन ये थे, सबसे प्राचीन बर्तन इस प्रकार इस कलर के थे। उसके बाद के जो बर्तन मिले हैं मिट्टी के वो काले व लाल रंग के हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या बन गया, काले व लाल रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। काले व लाल रंग युक्त मृद भांड संस्कृति, यानी प्राचीन बर्तन गेहुए रंग के थे, उसके बाद बर्तन कैसे आए मिट्टी के, काले व लाल रंग के हैं। उसके बाद जो तीसरे जो बर्तन मिले हैं वो है चित्रित, यानी चित्र बने हुए बर्तन पर रंग कैसा है, सलेटी। तो तीसरा पॉइंट हो गया चित्रित सलेटी रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। चौथा जो पॉइंट है वो है उत्तरी, उत्तरी यानी बाद में, उत्तरी काले। देखिए काले पहले भी थे यहां, उसके बाद बर्तन कैसे बने, चित्रित सलेटी, उसके बाद फिर से काले बन रहे हैं, यानी बाद में बन रहे हैं दोबारा, तो उत्तरी काले। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है, ये चमकीले हैं। तो यहां देखिए क्या बन गया, उत्तरी काले चमकीले मृद भांड संस्कृति। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास या संस्कृति को 4 भागों में बांटा गया है। प्रश्न क्या पूछेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को मृद भांड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है, 4 पॉइंट है। तो बर्तनों के आधार पर संस्कृति को 4 भागों में, गेहुए रंग युक्त, उसके बाद काले व लाल रंग युक्त, उसके बाद चित्रित सलेटी रंग युक्त, और उसके बाद उत्तरी काले व चमकीले रंग के। तो यहां से 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। तो ये तो हमारा वर्णन हो गया पहले पॉइंट का, पुरावस्तु या उत्खनन से प्राप्त अवशेष का। प्रश्न क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। इसमें हमने पहला पॉइंट लिया था पुरावस्तु या उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उसमें हमने लिखा क्या पढ़ा कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है वो पुरावस्तु है, जैसे मृद भांड, नालियां, सड़क, भवन, हड्डियां, आभूषण, मिट्टी के बर्तन आदि को देखकर हम इतिहास बना सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का तो पूरा इतिहास ही हमें उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। मृद भांड के आधार पर हम प्राचीन इतिहास की संस्कृति को 4 भागों में बांट सकते हैं, गेहुए रंग युक्त, काले लाल रंग, चित्रित सलेटी और उत्तरी काले चमकीले रंग युक्त संस्कृति। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पहला पॉइंट है वो पूरा हो चुका है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास वो है अभिलेख। अभिलेख, तो अभिलेख के बारे में देखिए, अभिलेख क्या है, जैसे पत्थर है, कोई स्तंभ है, मूर्ति है, कोई बर्तन है या गुफा है, गुफा की दीवारों पर लिखे हुए हैं, बर्तन पर खोदकर लिखा हुआ है, पत्थरों पर खोदकर, यानी छेनी जो है, छेनी हथौड़े से चोट मारकर उस पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से पत्थर, धातु, मूर्तियां, बर्तन, गुफा आदि पर लिखे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। तो पत्थरों पर शॉर्टकट में पढ़े तो पत्थरों पर लिखे हुए लेख को या पत्थरों पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। तो इन अभिलेखों से हमें जानकारी क्या मिलती है, प्राचीन राजा महाराजा जो है वो पत्थरों को काटकर और उस पर अपनी जानकारी लिखाते थे, उस पर अपनी जो विजय थी उन विजय को लिखाते थे। तो ये अभिलेख हमें जानकारी क्या दे रहे हैं, पहले देखिए अभिलेख होते कितने प्रकार के हैं। अभिलेख की बात करें तो एक तो होता है शिलालेख, शिला पर लिखा हुआ लेख। तो शिला, यहां को शिला कोई लड़की नहीं है, शिला यानी पत्थर है, तो इन पत्थरों पर लिखे हुए लेख है, शिलालेख हो गया। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है इस प्रकार का, फिर कारीगरों से क्या करते थे, इसको कटवाते थे, कुछ इस प्रकार का बनवा लेते थे, और फिर राजा जो है, शासक जो है, वो इन पर खुदवाता था अपना इतिहास, अपनी विजय, अपनी जानकारियां, और इस पर यहां इस प्रकार से लिखवा देता था। तो ये शिलालेख हो गया। तो एक तो शिलालेख
स्तंभ लेख, हमने देखा कि भवन के अंदर या मंदिरों के अंदर बड़े बड़े स्तंभ या हम जिसको खंबे या अपनी भाषा में पिलर बोल सकते हैं, वो लगे हुए हैं। तो उन खंभों पर जो मंदिर या महल टिका हुआ है, तो उन पर भी राजा महाराजा जो है वो अपना इतिहास लिखाते थे इन स्तंभों पर। तो ये लेख कौन से हो गए? स्तंभ लेख हो गए। इनके अलावा जो है एक जो गुफाएं हैं, प्राचीन गुफाएं, चट्टानों से बनी हुई जो गुफाएं हैं, उनकी दीवारों पर भी काट कर लिखा जाता था, तो गुफा लेख हो गया। एक जो तांबे के बर्तन थे, तांबे की जो तख्तियां होती थी, उस पर भी राजा महाराजा अपनी बातें लिखवाते थे, तो एक ताम्र लेख हो गया। और एक जो मूर्तियां हैं, तो मूर्ति लेख हो गया, क्योंकि राजा जो है वो मूर्तियां बनाता था। जैसे तांबे की मूर्तियां बना रहे, तो वहां उसकी सन लिखता था कि कब बनी है, किस कारीगर ने बनाई है, कौन से शासक ने बनाई है, तो उस मूर्तियों पर भी लिखा हुआ होता था। तो उससे हमें जानकारी मिलती थी कि ये मूर्तियां किसने बनाई है, किस राजा ने बनाई, कब बनाई। यानी इन मूर्तियों से हमें उनके इतिहास की जानकारी मिलती थी कि राजा कौन से देवी देवताओं को ज्यादा महत्व दे रहा था। तो यहाँ ये अभिलेख हो गए, शिला पत्थरों पर, स्तंभों पर, गुफाओं में, तांबे की पट्टियों पर लिखे हुए और मूर्तियों पर लिखे हुए लेख। अब बात यह कि इन अभिलेखों से हमें जानकारी क्या मिल रही है, जानकारी क्या दे रहे हैं? ये अभिलेख हमें एक तो राजा की जानकारी दे रहे हैं। जैसे ये अभिलेख है, ये अभिलेख लिखवाया है, यहां नाम समुद्रगुप्त लिखा हुआ है, तो हम ये जान पाए कि ये जो अभिलेख लिखवाया किसने? समुद्रगुप्त ने, यानी उस शासक की जानकारी मिल गई। दूसरी बात, ये अभिलेख कहां लगा हुआ है, उससे हमें यह अनुमान लग गया कि यह क्षेत्र किसका था, इस शासक का था, यहां तक उसकी सीमा थी। कि जैसे समुद्रगुप्त का कहीं मध्य प्रदेश में कोई अभिलेख लगा हुआ है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में किसका राज था? समुद्रगुप्त का था। उस पर समय लिखा हुआ है, तो इससे हमें यह भी पता लग गया कि समुद्रगुप्त का शासन कब था, कहां तक था। और उससे समुद्रगुप्त की कुछ विजय है, समुद्रगुप्त इसमें अपनी विजय लिखवा रहा है कि मैंने उस युद्ध को जीता था, इस शासक को हराया था। तो उससे समुद्रगुप्त की वो उपलब्धियां हैं, उसकी जानकारी मिल रही है। राजा अपनी उपाधि भी लिखवाता था, तो उससे हमें राजा की उपाधि की जानकारी मिल रही है। तो ये जो अभिलेख है, ये हमें शासक का नाम, शासक की तिथि है, राजनीतिक घटनाएं हैं, आर्थिक घटनाएं हैं, उनकी जानकारी देते हैं। सम्राट अशोक जो है, मौर्य सम्राट अशोक है, इनका तो पूरा इतिहास ही हमें अभिलेखों से पता चलता है। तो मौर्य सम्राट अशोक जो है, इनके अभिलेख दो भाषा के अंदर है, एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी। अशोक के जो अभिलेख हैं वो दो टाइप के, एक तो खरोष्टी लिपि में और एक ब्राह्मी लिपि में। तो खरोष्टी है, खरोष्टी ये तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी उर्दू की तरह। खरोष्टी जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि ब्राह्मी जो लिपि है ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। इन दोनों में अंतर हो गया, दोनों लिपि जो है खरोष्टी और ब्राह्मी। अशोक ने अपने अभिलेख इन्हीं दो लिपियों में लिखवाए हैं, ब्राह्मी बाईं से दाईं ओर, खरोष्टी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो अशोक का तो पूरा इतिहास ही हमें अभिलेखों से पता चलता है। इसके अलावा हमने देखिए बात की थी रुद्रदामन की, शक शासक रुद्रदामन की। हालांकि वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हमने पढ़ा था कि उसका जो जूनागढ़ अभिलेख था उसमें हमने सुदर्शन झील के बारे में पढ़ा था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, उनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख है, उनसे हमें सातवाहन शासकों की जानकारी मिलती है। तो ये कुछ मोटे मोटे अभिलेख हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन है, समुद्रगुप्त है, सातकर्णी है। तो इस प्रकार से यह दूसरा पॉइंट हो गया अभिलेख। पहला पुरावस्तु, दूसरा अभिलेख। ये अभिलेखों के प्रकार हैं, शिला, स्तंभ, गुहा, ताम्र, मूर्तिलेख। जानकारी क्या मिल रही है? शासक की जानकारी मिल रही है, उसके समय यानी उसकी तिथि की जानकारी मिल रही है, उसकी रुचि की जानकारी मिल रही है, उसकी सीमा की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा उसकी राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिल रही है, उसकी उपाधियां, उसकी उपलब्धियों की जानकारी मिल रही है हमें अभिलेखों से। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर
3, वो करेंगे सिक्के, मुहर या फिर मुद्रा कह सकते हैं इनकी, सिक्के, मुहर या फिर मुद्रा। देखिए जो प्राचीन सिक्के हैं, प्राचीन जो मोहरे थे, उनसे भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिल रही है। तो सिक्के से हमें कैसे जानकारी मिल रही है? देखिए मान लीजिए ये एक सिक्का है, क्या जानकारी दे रहा है? इस सिक्के पर राजा का नाम है, जैसे यहां नाम है समुद्रगुप्त। तो एक तो हमें जानकारी मिल गई कि ये सिक्का किसका था, ठीक है। दूसरी जानकारी क्या मिल रहा है? दूसरी जानकारी ये मिल रही है कि ये सिक्का है किसका, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, लोहे का है। जैसे मान लीजिए सिक्का सोने का है, तो इससे हमें यह जानकारी मिल गई कि इस राजा की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। अगर सोने का सिक्का चला रहा है, इसका मतलब इसकी आर्थिक स्थिति क्या है? काफी मजबूत है, धनशाली राजा है। तो एक इसकी क्या जानकारी मिल गई? आर्थिक जानकारी मिल गई। दूसरा, ये जो नाम लिखा हुआ राजा का, ये किस भाषा में है, किस लिपि में है? देखिए जो नाम लिखा हुआ है ये किस भाषा में है, किस लिपि में है, यानी हमें इससे उस राजा के समय की भाषा और उसकी लिपि की जानकारी मिल रही है। एक तो शासक का नाम हो गया, राजा की आर्थिक स्थिति हो गई, भाषा और लिपि हो गई। एक ये सिक्का किस कला में बना है, सुंदर है या टेढ़ा मेढ़ा है, या इसमें तकनीक किस प्रकार की है। यानी एक बात हमें उस राजा की कला व तकनीक की जानकारी मिल गई कि किस प्रकार का है, अच्छा बनाया हुआ है, पूरा गोल है या नहीं है, किस प्रकार का तकनीक कैसी है, तो इसकी हमें जानकारी मिल रही है। एक इस सिक्के पर राजा है तो वो किसी न किसी देवी देवताओं को मान रहा है। तो हम मान लीजिए कि यहां मानते हैं कि उस पर विष्णु का चित्र है, एक तरफ राजा का चित्र है मान लीजिए, दूसरी तरफ विष्णु का चित्र है। तो इसका मतलब उस राजा की हमें धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिल गई कि राजा किस देवी देवताओं को पूजता था। तो इस प्रकार से हमें इस सिक्के से कई जानकारी मिल रही है। इस पर राजा अपना समय भी लिखाएगा, यानी उस राजा की जो तिथि है या फिर समय है, उसका शासन काल है, उसकी भी जानकारी मिल गई। एक ही सिक्का कहां से मिला है? जहां से सिक्का मिल रहा है इसका मतलब हम ये अनुमान लगाएंगे कि यहां उस शासक का शासन था, उसकी सीमा यहां तक थी, तो उसका साम्राज्य, उसकी सीमा की जानकारी मिल गई। तो इस प्रकार से इन सिक्कों से हमें शासक का नाम, शासक की तिथि, भाषा, लिपि, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उसकी कला, तकनीक, सीमा आदि कई जानकारी मिलती है। राजा की रुचि की भी जानकारी मिलती है कि राजा की रुचि कैसी थी। जैसे कि समुद्रगुप्त का एक सिक्का मिला है, समुद्रगुप्त का एक सिक्का है, उसमें समुद्रगुप्त जो है वीणा बजा रहे हैं। उसमें जो चित्र है समुद्रगुप्त का, उसमें समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं, उनके हाथों में वीणा है, वो इस प्रकार से उसको बजाते हुए दिखाई दे रहे। इसका मतलब समुद्रगुप्त की रुचि किसमें थी? वीणा में थी, यानी वो संगीत के प्रेमी थे। तो ये सिक्का हमें क्या बता रहा है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, वीणा के शौकीन थे। समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर लिखा हुआ है यहां अश्वमेघ पराक्रम। समुद्रगुप्त का एक सिक्का है, उस पर लिखा हुआ है अश्वमेघ पराक्रम, और उस पर अश्व का चित्र भी है, उस पर अश्व यानी घोड़े का चित्र भी अंकित है। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो ये सिक्का बता रहा है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, समुद्रगुप्त वीणा का शौकीन था। समुद्रगुप्त के एक सिक्के के ऊपर व्याघ्र का चिन्ह अंकित है। समुद्रगुप्त के एक चित्र पर व्याघ्र का चित्र है, वो अंकित है। तो इससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि समुद्रगुप्त साहसी था,
क्योंकि शेर का चित्र है, व्याघ्र का चित्र है, तो वो हमें साहस का प्रतीक है, शेर व्याघ्र वगैरह। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी मिल रही है कि समुद्रगुप्त साहसी, वीर योद्धा और बहादुर था। तो ये वो जानकारी हो गई जो हमें सिक्के से पता चल रही है। सोने का है, स्थिति मजबूत थी, लोहे का स्थिति कमजोर थी, उस पर उसका चित्र किस प्रकार का है, वीणा बजा रहा मतलब संगीत का प्रेमी था, अश्व का चित्र मतलब अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी मिल रही है। एक सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसने चलाए, ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि लेख युक्त सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, यानी लिखे हुए सिक्के किसने चलाए जिस पर कुछ लिखा हुआ है। तो जो हिंद यूनानी शासक थे, हिंद यूनानी पढ़ चुके हमने, मेनांडर के बारे में पढ़ा था, यूनानी शासकों के बारे में पढ़ा था। तो हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले लेख युक्त सिक्के चलाए थे। एक अंक के अंदर यह प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले लेख युक्त सिक्के किसने चलाए। एक नंबर में प्रश्न ये पूछ सकता है कि पंचमारक या आहत क्या है, पंचमारक या फिर आहत क्या है, एक नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि प्राचीन चांदी व तांबे के सिक्के को पंचमारक या आहत कहा जाता था। प्राचीन चांदी व तांबे के सिक्के को आहत कहा जाता था। तो ये हमने सिक्कों की बात की। प्रश्न पूछ सकता है 2 नंबर में कि सिक्के हमारे लिए प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सिक्के हमारे लिए प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, और आगे इस प्रकार से दे सकता है, इस प्रकार से दे सकता है नंबरिंग, यानी यहाँ ये 4 पॉइंट पूछने वाला है। तो यानी वो सिक्के जो है उनसे हमें जानकारी क्या मिल रही है वो पूछने वाला है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि सिक्कों से हमें तत्कालिक शासक की जानकारी मिलती है, 1 पॉइंट। दूसरी बात, सिक्कों से हमें उस शासक की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, दूसरा पॉइंट। सिक्के से हमें उस शासक के समय की भाषा लिपि की जानकारी मिलती है, तीसरा पॉइंट। सिक्के से हमें राजा की रुचि और उसकी धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट पूछ रहे हैं। बाकी और भी उसकी सीमा है, उसका समय है, उसकी कला है, तकनीक है, यानी उनमें हमें सिर्फ 4 पॉइंट पूछे हैं, तो हम यहाँ 4 पॉइंट लिखेंगे। तो यहां से और 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। 1 नंबर में लेख युक्त सिक्के किसने चलाए, आहत या पंचमारक क्या है। आप और क्या पूछ सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, तो कैसे कह सकते हो कि समुद्रगुप्त का वीणा वादक जो सिक्का उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। आप कैसे कह सकते हो कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो समुद्रगुप्त के एक सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ और उसके सिक्के पर अश्व का चित्र है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये बात होगी किसकी, तीसरे पॉइंट सिक्के, मोहर या फिर मुद्रा की। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट, स्मारक या फिर भवन की। जो पुराने खंडर है, पुराने जो मकान है, अब उनकी बात करेंगे तो उनसे हमें क्या जानकारी मिलेगी कि राजा महाराजा है, उन्होंने मठ बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, तो वो मंदिर किस राजा ने बनाया, उस राजा की जानकारी मिल गई। वो राजा ने मंदिर किस देवता का बनाया, विष्णु का है या शिव का है या राम का है, तो उससे हमें उस राजा की जो धार्मिक स्थिति है उसकी जानकारी मिल गई। उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है उसने, वो मूर्ति सोने की है, चांदी की है, तांबे की है, उससे हम उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल गई। तो इस प्रकार से ये प्राचीन स्मारक है, भवन है, इनसे भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। भवन कौन से, जैसे मठ है, विहार है, स्तूप है, मंदिर है, चैत्य है, महल है, दुर्ग है, तो इनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे हमने पढ़ा था, जब गुप्त काल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कि यूपी में जो देवगढ़ जो है वहां मंदिर किसका है, दशावतार का है। और भीतरी गांव का लक्ष्मण मंदिर था यूपी का, नाचना कोठार का पार्वती मंदिर है एमपी का। तो इस प्रकार की ये मंदिर है, ये भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं कि किस राजा ने बनाया, कब बनाया,
कौन सी शैली में बनाया है, किस देवी देवताओं को अधिक महत्व देता था, उसकी मंदिर बनाने की तकनीक क्या है, पत्थरों का उपयोग किया गया है या संगमरमर का उपयोग है या फिर ईंटों का उपयोग है। तो इस प्रकार से मठ, विहार, स्तूप, मंदिर, चैत्य, दुर्ग से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल रही है। एक जो कंबोडिया के अंकोर वाट के स्मारक है, वो कंबोडिया में बने हुए हैं, लेकिन वो शैली भारतीय है, भारतीय शासकों ने बनाए। तो हमें उससे यह पता चल रहा है कि भारतीय संस्कृति है वो भारत से बाहर निकलकर विदेशों में भी गई थी, विदेशों में भी उसका प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये हो गए भवन और स्मारक। अब लास्ट पॉइंट है मूर्तियां या फिर शैल चित्र। मूर्तियां या फिर शैल चित्र, इसमें स्मारक भवनों में क्या लेंगे आप? मठ, विहार, स्तूप, मंदिर, महल, चैत्य, दुर्ग, ये आप मंदिर में लेने वाले। फिर दुर्ग बड़ा है, इसका मतलब राजा शक्तिशाली था। दुर्ग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, इसका मतलब राजा सुरक्षा को ज्यादा महत्व देता था। अब बात करते हैं मूर्तियां और शैल चित्र की। तो मूर्तियों से हमें क्या जानकारी मिल रही है वो देखिए। मान लीजिए ये एक मूर्ति है, पहली जानकारी ये मिल रही है कि किस राजा ने बनाई, यानी जो राजा बना रहा है इसका मतलब यहां उस राजा का साम्राज्य था, उसका शासन चलता था। सोने की बनी है, मतलब उस राजा की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी, उस समय में भारत की स्थिति मजबूत थी, वो पता चल रही है। तकनीक कैसी है, उसकी कला की जानकारी मिल रही है। उस मूर्ति पर जो लेख लिखा हुआ है उससे हमें उसकी लिपि और भाषा की जानकारी मिल रही है। किस देवी देवता की मूर्ति है उस समय पता चल रहा है कि वो राजा किस देवी देवता को ज्यादा मान रहा था, किस देवी देवता की ज्यादा पूजा कर रहा था। तो ये मूर्तियां हैं, ये भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देती है, उसके सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की, राजनीतिक जीवन की, धार्मिक जीवन की, कला की। इस प्रकार से हमें ये मूर्तियां जो है वो प्राचीन इतिहास की जानकारी दे रही है। शैल चित्र यानी चित्रकला। शैल चित्र देखिए क्या है। आदिमानव जो है वो पहले चट्टानों से बने जो गुफाएं होती थी, कुछ प्राकृतिक गुफाएं थी जिसमें आदिमानव रहता था। तो उन प्राचीन गुफाएं, जो प्राकृतिक गुफाएं, उनको शैलाश्रय कहा जाता था। प्रश्न पूछ ले तो शैलाश्रय क्या है? एक नंबर प्रश्न पर शैलाश्रय क्या है? तो प्राचीन कृत्रिम गुफाएं जो चट्टानों की बनी हुई थी वो शैलाश्रय कहलाती थी। और इन शैलाश्रय यानी इन गुफाओं के अंदर जो आदिमानव ने चित्र बनाए थे, इन शैल यानी चट्टानों के अंदर जो खोखली ये चट्टानी है जो गुफा के रूप में बनी हुई है, इस गुफा की दीवारों पर आदिमानव ने जो चित्र बनाए हुए थे उन चित्रों को क्या कहेंगे? शैल चित्र। प्राचीन जो शैलाश्रय है उसकी अंदर की जो गुफा की दीवारें हैं उस पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? शैल चित्र कहलाते हैं। तो इन शैल चित्रों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल रही है, क्योंकि आदिमानव है वो अपने शिकार के चित्र बनाते थे, अपने जो देवी देवता है उसके चित्र बनाते थे। तो उनसे हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि प्राचीन काल में शिकार करते थे और कौन से पशुओं के चित्र है, किस पशुओं को ज्यादा महत्व देते थे, किस देवी देवता के चित्र, उनसे देवी देवताओं के चित्रों की देवी देवता को किस देवी देवता को पूजा जाता था उसकी भी जानकारी हमें मिल रही है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि अजंता की गुफाओं के चित्र, तो अजंता की गुफाओं में जो 29 चित्र हैं वो उसमें हमने पढ़ा कि वो माता बुद्ध से संबंधित भी हैं, वो राजा महाराजा से संबंधित है, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य के चित्र भी है, उसमें राज दरबार के चित्र भी है, उसमें पशुओं के चित्र भी है। तो इस प्रकार से ये अजंता की गुफा के चित्र है वो भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, उनकी गुफा के चित्र है वो भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रश्न हो चुका है। बड़ा प्रश्न था प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, फिर हमने इसमें 2 पॉइंट पढ़े, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। एक तीसरा पॉइंट और भी है वंशावली, उनका जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले 2 ही लेंगे, पुरातात्विक और साहित्यिक। तो फिर हमने बात की इस पुरातात्विक स्रोत की,
प्रश्न क्या बनेगा, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। उसमें हमने पढ़ा पुरावस्तुएं या उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उसके बाद अभिलेख, सिक्के, मोहर, मुद्रा, स्मारक भवन और इसमें मूर्तियां और शैल चित्र। अगर 4 नंबर में प्रश्न आता है तो इसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो हमारा जो पहला टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, इसके 2 पार्ट थे, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो इस पहले वीडियो के अंदर हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिया है। अब जो अगली क्लास के अंदर हम जो है वो इन साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। इसके नोट्स जो है वो आपको अब भेज दिए जाएंगे, आपके ग्रुप पर डाल दिए जाएंगे, तो आप इसके नोट्स भी साथ साथ तैयार कर लेना। जय हिंद, जय भारत।